गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो लास्ट टॉपिक है ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेटल और नॉन मेटल दोनों का ही इस चैप्टर का मैक्सिमम टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस हो गया है। ठीक है, मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी सब कुछ डिस्कस हो गया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोरोशन से। कोरोशन, CORRO ऐसा यूनिक। कोरोशन है क्या? देखो, कोरोशन बेसिकली है डीके ऑफ मेटल। मतलब एक मेटल जब ख़राब हो जाता है किसी के वजह से, कुछ रीज़न के वजह से, उसको जब वो मतलब डीके हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसी को बोला जाता है कोरोशन। जिस प्रोसेस में वो ख़राब होता है उस प्रोसेस का नाम है कोरोशन। तो बेसिकली कोरोशन है क्या? ये है डीके ऑफ मेटल्स। डीके ऑफ मेटल्स का ख़राब हो जाना, किसी की वजह से मेटल्स अगर ख़राब हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है मेटल्स, उसी को बोला जाता है कोरोशन। उस प्रोसेस का नाम है कोरोशन। ठीक है। तो देखो, मेटल किसकी वजह से ख़राब होता है? जब मेटल को हम लोग खुले हवा में रख देते हैं, बाहर में बारिश में रख देते हैं, भीग जाता है, उसकी वजह से मेटल ख़राब हो जाएगा। अगर बहुत लंबा ऐसे ही चलता रहेगा, अगर सालों भर अगर तुम कोई भी मेटल को बाहर खुले हवा में छोड़ दोगे तो वो क्या होगा? बारिश में भीगेगा, एयर से रिएक्शन हो जाएगा, बाहर में एटमॉस्फेयर में जो एयर वगैरह है, जो भी एयर है उसमें रिएक्शन होगा, तो जाके ये मेटल्स वो रिएक्शन होगा, तो वो मेटल ख़राब हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है। तो मेनली यही दो रीज़न है जिसकी वजह से मेटल्स ख़राब होता है। ठीक है। तो इस प्रोसेस का नाम है कोरोशन, जिस प्रोसेस में मेटल ख़राब होता है। तो ये कोरोशन बेसिकली है क्या? इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, ऑफ eating away slow process of eating away of metals by the reaction of atmospheric air and moisture। इसी को बोला जाता है क्या? कोरोशन। जब कोई भी मेटल को हम लोग खुले हवा में छोड़ देंगे तो वो मेटल क्या, एटमॉस्फेरिक एयर से और मॉइस्चर से रिएक्शन करेगा, बारिश में भीगेगा, पानी से रिएक्शन होगा, तो वो मेटल धीरे धीरे क्या, ख़राब होने लगेगा। उस प्रोसेस को बोला जाता है कोरोशन। तो ये बहुत ही एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है। प्रोसेस का नाम है कोरोशन, दैट इज़ डीके ऑफ मेटल। ये जो ईटिंग अवे है ना, इस ईटिंग अवे का मतलब क्या? डीके होना, ख़राब होना। ईटिंग अवे का मतलब है डीके होना, ख़राब होना। जैसे कि आयरन का रस्टिंग, हम लोग लोअर क्लास में पढ़े थे, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एक एग्जाम्पल है कोरोशन का, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है। जैसे कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट को या आयरन को अगर तुम बाहर छोड़ दोगे तो वो बारिश में भीगेगा। ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो एयर है, मॉइस्चर है, उसके साथ रिएक्शन करेगा, तो आयरन के ऊपर क्या, एक लेयर आ जाता है, पीले कलर का या थोड़ा सा ग्रीश कलर का एक लेयर आ जाता है, जिसको बोला जाता है रस्टिंग। तो ये एक दिन में नहीं होगा, बहुत साल भर अगर उसको तुम बाहर छोड़ दोगे तो देखना साल भर के बाद क्या, धीरे धीरे आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लेयर आने लगेगा। ठीक है। आयरन का जो ओरिजिनल कलर है वो कलर फीके पड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो उसी को बोला जाता है रस्टिंग। ठीक है। तो रस्टिंग बेसिकली क्या है? एक कोरोशन है। ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एग्जांपल क्या होगा? कोरोशन का एग्जांपल है। उसके बाद जैसे देखो और भी एग्जांपल है, जैसे हम अगर इसको बोलेंगे कि और भी एग्जांपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जांपल। उसके बाद टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, ये भी एक एग्जांपल है। ठीक है। तुम्हारा क्या, कोरोशन का। तो ये बेसिकली कोरोशन है, जैसे दैट इज़ डीके ऑफ मेटल। मेटल कैसे ख़राब हो जाता है। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया कोरोशन। ठीक है। तो कोरोशन बेसिकली है तुम्हारा डीके ऑफ मेटल्स, कैसे मेटल तुम्हारा ख़राब होता है। ठीक है। तो ये दो एग्जांपल हो गया तुम्हारा कोरोशन का, रस्टिंग ऑफ आयरन और टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। जो सिल्वर भी एक मेटल है, तो सिल्वर मेटल भी जब तुम ओपन एयर में रख दोगे तो सिल्वर का जो शाइनिंग जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि सिल्वर तो शाइन करता है ना बहुत, तो शाइनिंग प्रॉपर्टी उसका ख़राब हो जाता है, धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा, उसी को बोला जाता है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। तो ये दो एग्जाम्पल है कोरोशन का। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं तो कोरोशन को कि कैसे हम लोग प्रिवेंट करेंगे, कैसे इसको हम लोग प्रिवेंट करेंगे कोरोशन को। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोरोशन। कैसे कोरोशन को हम लोग प्रिवेंट करेंगे।
ठीक है। देखो कोरोशन को प्रिवेंट करने का बहुत सारा तरीका है। जैसे हम लोग बोले ना कि रास्टिंग ऑफ आयरन, ये रास्टिंग ऑफ आयरन मतलब कि आयरन का ख़राब हो जाना, आयरन का डिके होना, तो ये भी तो एक कोरोशन है, रास्टिंग भी तो एक कोरोशन है। तो ये रास्टिंग ऑफ आयरन है या कोई भी कोरोशन है, इसको प्रिवेंट करने का बहुत सारा तरीका है। जैसे पहला वाला तरीका है क्या, गैल्वनाइजिंग। ये बाद में हम लोग बताते हैं कि गैल्वनाइजिंग है क्या। पहला वाला मेथड है गैल्वनाइजिंग, ठीक है। दूसरा है एलोइंग, ये दूसरा मेथड है, ठीक है। अच्छा उसके बाद नंबर थ्री मेथड है पेंटिंग। चौथा नंबर फोर मेथड है ग्रीजिंग और ऑयलिंग। ठीक है। अच्छा, पांचवा वाला मेथड है टीन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग। तो ये पांचों तरीका है, पांचों मेथड है जिस मेथड में हम लोग क्या कोरोशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे पहला वाला अगर मेथड हम एक्सप्लेन करें, गैल्वनाइजिंग। ये गैल्वनाइजिंग है क्या? इस गैल्वनाइजिंग प्रोसेस में मेनली रास्टिंग ऑफ आयरन को रोका जाता है, रास्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट किया जाता है। मतलब आयरन अगर खुले हवा में हम लोग रख देंगे तो आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या रास्टिंग आ जाएगा, एक लेयर आ जाएगा, पिंक या ग्रेश कलर का लेयर आ जाता है। अगर साल भर उसको तुम बाहर में खुला हवा में छोड़ कर रख दो तो बारिश में भीगेगा, इसकी वजह से क्या वो आयरन ख़राब हो जाएगा। धीरे धीरे उसके ऊपर पिंक कलर का या ग्रेश कलर का कोटिंग आएगा, जिसको हम लोग रास्टिंग बोलते हैं। तो इस रास्टिंग ऑफ आयरन का रोकने के लिए गैल्वनाइजिंग प्रोसेस चुना जाता है। तो गैल्वनाइजिंग है क्या? गैल्वनाइजिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम लोग क्या आयरन के ऊपर एक दूसरे किसी मेटल का कोटिंग लगा देते हैं। दूसरा किसी मेटल, जैसे कि वो कुछ भी मेटल हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे गैल्वनाइजिंग में मेनली जो मेटल यूज़ होता है वो है जिंक। मतलब आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक का एक कोटिंग लगाया जाता है। आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक का कोटिंग लगाया देता है, ठीक है। जिंक का एक लेयर लगाना होता है, उसी को बोला जाता है क्या, गैल्वनाइजेशन, ठीक है। तो ये नीचे वाला पोर्शन हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। ये बाद में हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो गैल्वनाइजिंग है क्या? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन and steel objects with a thin layer of zinc। आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक मेटल का एक लेयर, एक कोटिंग डाला जाता है, ठीक है। उसी को बोला जाता है गैल्वनाइजिंग, ठीक है। जब आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम जिंक का एक कोटिंग लगाओगे तब क्या आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर तुम जिंक का एक कोटिंग लगा दोगे तो क्या उसके बाद उस आयरन ऑब्जेक्ट को अगर तुम खुले हवा में छोड़ दोगे, बाहर रख दोगे, तो वो और रास्टिंग नहीं आएगा उस आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि अभी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या तुम जिंक का एक कोटिंग लगा दिए। तो उस आयरन ऑब्जेक्ट को अगर तुम बाहर खुले हवा में छोड़ दोगे तो क्या वो बारिश में भीगेगा, कुछ भी हो, उसके ऊपर और रास्टिंग नहीं आएगा, क्योंकि आयरन तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है ना एटमॉस्फेयर से, उसके ऊपर तो तुम ऑलरेडी जिंक का कोटिंग लगा चुके हो, ठीक है। इसलिए वो आयरन ऑब्जेक्ट क्या अभी एकदम सेफ है, उसके ऊपर कोई रस्टिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आयरन का ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है गैल्वनाइजिंग। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक का एक कोटिंग लगाया जाता है, ताकि वो आयरन ऑब्जेक्ट क्या एकदम प्रॉपरली सेफ रहे। तुम किसी भी तरीके से उसको यूज़ करो वो और कभी भी रस्टिंग नहीं आएगा उसके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी तुम जिंक का कोटिंग लगा दिए हो, ठीक है। अच्छा, तो इसको बोला जाता है गैल्वनाइजिंग, ठीक है। अच्छा उसके बाद दूसरा वाला मेथड क्या था हमारा एलोइंग। दूसरा वाला मेथड था एलोइंग। ये क्या है? देखो एलोइंग मतलब ये हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी मेटल को अगर तुम्हें डिके होने से या करोशन से उसको सेव करना है, उसको प्रिवेंट करना है, तो उस मेटल को किसी दूसरे मेटल के साथ या किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ उसको मिक्सअप कर दो। कोई भी मेटल है, अगर उसको तुम करोशन से इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, प्रिवेंट करना चाहते हो, तो उस मेटल को तुम दूसरे किसी मेटल के साथ या दूसरे किसी नॉन मेटल के साथ उसको मिक्सअप कर दो, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, वो मेटल और कभी भी मतलब कोरोशन नहीं आएगा उसके ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर क्या तुम दूसरा मेटल या दूसरा नॉन मेटल मिक्सअप कर चुके हो। उसी को बोला जाता है एलॉय, ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या, इट इज़ द मेथड ऑफ
improving the properties of metal by mixing the metal with another metal और नॉन मेटल। मतलब जिस मेटल को तुम प्रिवेंट करना चाहते हो कोरोशन से, उस मेटल को तुम दूसरे किसी मेटल के साथ या दूसरे किसी नॉन मेटल के साथ मिक्सअप कर दो ताकि उस मेटल का प्रॉपर्टी थोड़ा बेहतर हो जाए। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एलोइंग। इस प्रोसेस से तुम क्या उस मेटल को करोशन से प्रिवेंट कर सकते हो। तो ये दूसरा तरीका है एलोइंग, ठीक है। अच्छा, जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि आयरन को, जैसे हम अभी भी पढ़े ना कि आयरन को तुम गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में कोरोशन से उसको डिके कर सकते हो, कि आयरन के ऊपर अगर तुम जिंक का कोटिंग लगा दोगे, जिंक का कोटिंग चढ़ा दोगे, तो क्या होगा, आयरन क्या और रास्टिंग नहीं आएगा उसके ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी तुम उसके ऊपर जिंक का कोटिंग चढ़ा दिए। तो इसलिए उस आयरन के ऊपर रास्टिंग नहीं आएगा, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आयरन को तुम एलोइंग प्रोसेस से भी रास्टिंग से बचा सकते हो, कोरोशन से बचा सकते हो। तो तीसरा वाला हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलोइंग ऑफ आयरन। मतलब आयरन का दो तरीका है। आयरन को, किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करने का या प्रिवेंट करने का दो तरीका है। पहला वाला है गैल्वेनाइजिंग। इस प्रोसेस में भी तुम किसी आयरन ऑब्जेक्ट को या कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम कोरोशन से प्रिवेंट कर सकते हो। और दूसरा वाला तरीका है एलोइंग। तो हम लोग क्या आयरन का रास्टिंग पढ़े गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में, कैसे गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में तुम आयरन ऑब्जेक्ट को सेव कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। और अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या एलोइंग प्रोसेस में कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट को तुम कैसे प्रिवेंट करोगे, ठीक है। देखो, अगर प्योर आयरन है ना, अगर आयरन प्योर आयरन है तो प्योर आयरन बहुत ही सॉफ्ट है, प्योर आयरन बहुत ही सॉफ्ट मेटल है, ठीक है। तो अगर हाथ से टूट जाएगा आयरन ऑब्जेक्ट, प्योर आयरन ऑब्जेक्ट, तो वो तो हाथ से गिर जाएगा तो टूट जाएगा, क्योंकि प्योर आयरन बहुत ही सॉफ्ट मेटल है, बहुत ही नाजुक है, ठीक है। तो देखो, प्योर आयरन जो है, तो प्योर आयरन बहुत ही सॉफ्ट मेटल है, ठीक है, बहुत ही नाजुक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो प्योर आयरन का बना है तो वो अगर हाथ से गिर जाएगा तो क्या, वो तो टूट जाएगा ना। तो इसलिए प्योर आयरन को क्या बहुत ही हार्ड करना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है। तो वो कैसे किया जाएगा, बाय द एलोइंग ऑफ आयरन, ठीक है। कोई प्योर आयरन को अगर तुम कोई भी दूसरे किसी नॉन मेटल के साथ या किसी दूसरे मेटल के साथ अगर तुम मिक्स कर दोगे तो प्योर आयरन क्या और सॉफ्ट रहेगा नहीं, वो बहुत ही हार्ड बन जाएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। तो क्या अगर उसके बाद वो हाथ से तुम गिराओगे तो वो टूटेगा नहीं। तो इसके वजह से क्या हम लोग एलोइंग ऑफ आयरन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि आयरन को हम लोग कार्बन के साथ मिक्सअप कर देंगे। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। तो अगर आयरन को तुम कार्बन के साथ मिक्सअप कर दोगे तो वो आयरन क्या और सॉफ्ट रहेगा नहीं, वो बहुत ही हार्ड हो जाएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर उसको तुम हाथ से गिराओगे उस आयरन ऑब्जेक्ट को उसके बाद तो वो टूटेगा नहीं। तो यही है एलोइंग ऑफ आयरन। तो हम लोग इस प्रोसेस में क्या करते हैं, आयरन को किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ या किसी दूसरे मेटल के साथ मिक्सअप कर देते हैं। तो जनरली कार्बन के साथ मिक्सअप किया जाता है आयरन को। कार्बन का परसेंटेज लिया जाता है 0.05%, 0.05% कार्बन लिया जाता है, इसके साथ मिक्स किया जाता है प्योर आयरन को, कार्बन प्लस प्योर आयरन। अगर इसको तुम मिक्स करोगे तो जो आयरन तुम्हें मिलेगा वो आयरन बहुत ही हार्ड होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, क्योंकि तुम एलोइंग ऑफ आयरन कर रहे हो इसीलिए। तो उस आयरन क्या बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही हार्ड हो जाएगा। उस आयरन ऑब्जेक्ट को अगर तुम हाथ से गिराओगे तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसकी वजह से वो टूटेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम आयरन ऑब्जेक्ट को प्रिवेंट कर सकते हो कोरोशन से, क्योंकि अगर वो ऑब्जेक्ट प्योर आयरन का बना होता तो क्या टूट जाता इजीली, अगर गिर जाएगा हाथ से या किसी भी तरीके से तो टूट जाएगा। लेकिन अगर तुम प्योर आयरन के साथ कार्बन मिक्सअप कर दोगे बाय द एलोइंग ऑफ आयरन प्रोसेस में, क्योंकि एलोइंग है क्या, एलोइंग प्रोसेस तो अभी उनको पता है कि एलोइंग है एक ऐसा प्रोसेस है एलोइंग जिस प्रोसेस में कोई भी मेटल को तुम किसी दूसरे मेटल या दूसरे नॉन मेटल के साथ अगर मिक्सअप कर दोगे तो उस मेटल का प्रॉपर्टी बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत एनहेंस हो जाएगा उसका प्रॉपर्टी, उसी को बोला जाता है एलोइंग। तो इसी मेथड में अगर आयरन को तुम किसी दूसरे नॉन मेटल या मेटल, यहाँ पे कार्बन लिया जाता है, उसको अगर मिक्सअप कर दोगे तो जो नया आयरन तुम्हारा मिलेगा मिक्सअप करने के बाद तो वो बहुत ही हार्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारा मेटल हम लोग क्या इंप्रूव कर सकते हैं, कोरोशन से उसको बचा सकते हो। जैसे आयरन हम किए, तुम निकल भी कर सकते हो, क्रोमियम भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा वाला तरीका एलोइंग। तीसरा वाला मेथड क्या था कोरोशन से बचाने का कोई भी मेटल या नॉन मेटल को? तीसरा वाला मेथड जो था वो है पेंटिंग।
ठीक है। पेंटिंग मतलब क्या, पेंटिंग बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर तुम पेंट कर दोगे, उसको मतलब कलर कर दोगे, तो क्या कलर का कोटिंग चढ़ जाएगा उस आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब उस आयरन ऑब्जेक्ट को मतलब कलर्ड आयरन ऑब्जेक्ट को अगर तुम बाहर छोड़ दोगे तो क्या उसके ऊपर और कोरोशन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी तुम पेंट कर चुके हो, ठीक है। मान लो कि एक आयरन ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास है, ये एक आयरन ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, ठीक है, ये आयरन का बना है, ठीक है। अगर इसके ऊपर तुम कलर कर दोगे मतलब पेंट कर दोगे तो क्या इसके ऊपर कलर का कोटिंग चढ़ जाएगा आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब इस आयरन ऑब्जेक्ट को अगर तुम बाहर छोड़ दोगे तो या बारिश में भीगे या ओपन एयर में रहे, कुछ भी हो, इसके ऊपर और रस्टिंग नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी तुम पेंट कर चुके हो, ठीक है। मतलब जो आयरन का जो ओरिजिनल सरफेस है, जो आयरन का जो ओरिजिनल बॉडी है, वो अभी क्या कांटेक्ट में नहीं आएगा, बारिश का कांटेक्ट में या ओपन एयर का कांटेक्ट में नहीं आएगा, किसको, क्योंकि इसको ऑलरेडी तुम पेंट कर चुके हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या पेंट करके कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट को या कोई भी मेटल को हम लोग कोरोशन से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये तीसरा वाला तरीका हो गया। चौथा वाला तरीका क्या था, ग्रीजिंग और ऑयलिंग। ग्रीजिंग और ऑयलिंग, ग्रीजिंग और ऑयलिंग, ठीक है। देखो ग्रीजिंग ऑयलिंग क्या है, सेम प्रोसेस है। कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट या कोई भी मेटल को अगर उसके ऊपर तुम ग्रीज कर दोगे या ऑयल कर दोगे उसके ऊपर, मतलब ऑयल का एक कोटिंग चढ़ा दोगे या ग्रीज का एक कोटिंग चढ़ा दोगे, तो भी क्या उस प्रोसेस में तुम क्या कोरोशन से उस मेटल को बचा सकते हो। तो सेम प्रोसेस है। मान लो एक आयरन ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास है, इसके ऊपर तुम क्या ऑयल का एक कोटिंग चढ़ा दोगे, मतलब एक कंटेनर में, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर तुम ऑयल लोगे, ठीक है, और आयरन ऑब्जेक्ट को इस ऑयल के अंदर क्या डिप कर दोगे, तो क्या ये ऑयल से पूरा भीग जाएगा ये आयरन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब इसके ऊपर क्या ऑयल का कोटिंग चढ़ जाएगा। अब उसको तुम कोई भी बाहर में छोड़ दो तो ये क्या और डिके नहीं होगा और कोरोशन नहीं आएगा, कि इसके ऊपर ऑलरेडी ऑयल का कोटिंग हो गया है और ग्रीस का कोटिंग हो गया है। तो इस प्रोसेस में भी तुम कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट को तुम कोरोशन से डिके से बचा सकते हो, कोरोशन से बचा सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये बहुत ही इजी मेथड है, ये पेंटिंग वगैरह, ग्रीजिंग और ऑयलिंग वगैरह, ये बहुत ही इजी मेथड है कोरोशन को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि इसमें बेसिकली करना नहीं है कुछ, सिर्फ पेंट करना है अगर पेंटिंग प्रोसेस में उसको प्रिवेंट करना है, और अगर ग्रीजिंग ऑयलिंग में प्रिवेंट करना है तो उसके ऊपर ऑयल का कोटिंग चढ़ा देना है, ऑयल में और किसी भी कंटेनर में ऑयल लेके उसके अंदर उस मेटल को डिप कर देना है, बस। तो उसके ऊपर ऑयल का कोटिंग चढ़ जाएगा, ऑयल से भीग जाएगा वो मेटल ऑब्जेक्ट, तब क्या तुम उसको कोरोशन से प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। जो मेन प्रोसेस है वो है गैल्वेनाइजिंग, ये मेन प्रोसेस है, यही ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो पांचवा वाला प्रोसेस क्या था प्रिवेंट करने का, टीन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग। देखो टीन प्लेटिंग और क्रोमियम प्लेटिंग ये प्रोसेस क्या है, देखो टीन और क्रोमियम मेनली प्रिवेंट किया जाता है। यहाँ पे दो मेटल है, एक टीन है और क्रोमियम है, ये दो मेटल मेनली प्रिवेंट किया जाता है। जैसे अभी हम लोग आयरन पढ़ रहे थे ना, आयरन मेटल को प्रिवेंट कैसे किया जाता है कोरोशन से, वैसे ही टीन प्लेटिंग और क्रोमियम प्लेटिंग मेथड में टीन और क्रोमियम इन दोनों मेटल को प्रिवेंट किया जाता है कोरोशन से, ठीक है। देखो ये करना क्या है, टीन मेटल के अगर तुम कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर तुम क्या टीन का एक कोटिंग चढ़ा दोगे तो ये टीन प्लेटिंग हो जाएगा, अगर क्रोमियम का कोटिंग चढ़ा दोगे तो वह क्रोमियम प्लेटिंग हो जाएगा। इसी को बोला जाता है टीन और क्रोमियम प्लेटिंग। मतलब मान लो तुम्हारे पास एक आयरन ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर तुम क्या टीन का एक कोटिंग चढ़ा दोगे, मतलब टीन का एक लेयर चढ़ा दोगे आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो टीन प्लेटिंग हो जाएगा। और अगर क्रोमियम का लेयर उसके ऊपर चढ़ा दोगे आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर तो क्रोमियम प्लेटिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? देखो तुम लोग का बुक में लिखा हुआ है, 61 पेज ओपन करो ऑल इन वन का, देखो उसमें लिखा हुआ है टीन एंड क्रोमियम मेटल्स आर रेजिस्टेंट टू कोरोशन, सो व्हेन अ थिन लेयर ऑफ द मेटल इज डिपोजिटेड ऑन आयरन ऑब्जेक्ट बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग द आयरन एंड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग the metal is deposited to iron object by electroplating, then iron and steel objects are protected from rusting। मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इस प्रोसेस में कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर तुम टीन का कोटिंग चढ़ाओगे तो वो टीन प्लेटिंग हो जाएगा, और अगर क्रोमियम का प्लेटिंग चढ़ाओगे उसके ऊपर तो क्रोमियम प्लेटिंग हो जाएगा। इस प्रोसेस में तुम क्या उस मेटल ऑब्जेक्ट को तुम कोरोशन से रोक सकोगे। मतलब टीन का कोटिंग चढ़ेगा तो टीन प्लेटिंग, क्रोमियम का कोटिंग चढ़ेगा आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो क्रोमियम प्लेटिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, तो ये हो गया कोरोशन का। हम कोरोशन को अगर प्रिवेंट करेंगे तो किस किस मेथड में हम कोरोशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये तीनों पांचों तरीका है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, एलॉय। एलॉय है क्या, ये तो अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि एलॉय है क्या। एलॉय मतलब क्या, एलॉय एक मिक्सचर है,
एक होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज़्यादा मेटल और एक मेटल एक नॉन मेटल का। क्या बोले, एलॉय बेसिकली एक होमोजीनियस मिक्सचर है, दो मेटल रहेगा उसके अंदर, दो या दो से ज़्यादा मेटल रहेगा, या तो एक मेटल एक नॉन मेटल रहेगा, इसका मिक्सचर को बोला जाता है क्या, एलॉय। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, इट इज़ होमोजीनियस, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर of two or more metals or a metal and a non metal, एक मेटल और एक नॉन मेटल का, या तो दो या दो से ज़्यादा मेटल का एक होमोजेनियस मिक्सचर है एलॉय। ठीक है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, मेटल को मोल्टेन फॉर्म में मिक्सअप करके, दोनों मेटल को या दो से ज़्यादा मेटल को या एक मेटल और एक नॉन मेटल को अगर तुम मिक्सअप कर दोगे, मोल्टेन स्टेट में मिक्सअप कर दोगे, मतलब उसको गला के मेल्ट करके अगर मिक्सअप कर दोगे और उसको ठंडा करोगे उसके बाद, तो ये एलॉय प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसको ऐसे ही प्रिपेयर किया जाता है, कोई भी मेटल और नॉन मेटल को, या तो दोनों मेटल या दो से ज़्यादा मेटल को अगर तुम उसको मेल्ट करके मिक्सअप कर दोगे, उसके बाद मिक्सचर को ठंडा करोगे, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर प्रोड्यूस होगा, जिसको हम लोग एलॉय बोलेंगे। तो इस तरीके से ये प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, देखो तुम लोग को बुक में देखो लिखा हुआ है, 61 पेज ओपन करो, देखो उसमें लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। मतलब प्योर मेटल का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, एलॉय का उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि एलॉय मतलब क्या, तुम दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिक्सअप किए हो। एलॉय कोई भी एलॉय के अंदर क्या है, सिर्फ एक मेटल होता नहीं है, क्योंकि एलॉय तो मिक्सचर है मेटल्स का, मेटल का मिक्सचर है एलॉय, उसके अंदर दो से ज़्यादा मेटल है या तो एक मेटल एक नॉन मेटल है, मतलब एलॉय बेसिकली एक मिक्सचर है। तो एलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा, वो प्योर मेटल से ज़्यादा होगा हमेशा। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे एक एलॉय दिया हुआ है, एग्जाम्पल पूछता है, एलॉय का एग्जाम्पल पूछता है। जैसे एग्जाम्पल हम बताते हैं, एलॉय एक तो ब्रास है, ब्रास एक एलॉय है, तो ब्रास के अंदर कौन सा मेटल है, क्योंकि ब्रास एक एलॉय है, तो मतलब क्या, या तो इसके अंदर दो से ज़्यादा मेटल होगा, या तो एक मेटल एक नॉन मेटल होगा, कोई भी एक होगा। ठीक है, जैसे ब्रास किसका एलॉय है, कॉपर और जिंक का, कॉपर एंड जिंक, मतलब कॉपर और जिंक दोनों मेटल का तो मिक्सअप कर दोगे तो ये ब्रास हो जाएगा। अब ब्रास का मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या, कॉपर और जिंक से ज़्यादा होगा, कॉपर और जिंक का अलग अलग से जो मेल्टिंग पॉइंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा, उससे ज़्यादा ब्रास का होगा। ठीक है, क्योंकि ब्रास के अंदर दोनों मेटल मिक्सअप किया हुआ है। तो ब्रास बेसिकली एक एलॉय है कॉपर और जिंक का। ठीक है, जैसे कि उसके बाद पूछा जाता है ब्रोंज भी एक एलॉय है। ठीक है, ब्रोंज कौन से दो मेटल से बना हुआ है, ब्रोंज है कॉपर एंड टीन, टीन मतलब एसएन, टीन का फॉर्मूला है एसएन। तो कॉपर एंड टीन दोनों तुम्हारा क्या है, मिक्सचर है, ब्रोंज के अंदर रहता है। तो ब्रोंज बेसिकली इट इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। ठीक है, ये दोनों तुम्हारा क्या है, अगर ब्रास और ब्रोंज दोनों का हम बात करेंगे, देखो बुक में लिखा हुआ है कि ब्रास एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक एंड ब्रोंज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब क्या, इन दोनों का अगर तुम, ब्रास और ब्रोंज दोनों का अगर तुम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यूज़ करोगे, तो दोनों का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या उतना खास नहीं होगा। लेकिन अगर अलग से तुम कॉपर यूज़ करोगे, तो कॉपर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगा। हम क्या बोले, ब्रास और ब्रोंज दोनों का अगर तुम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में अगर यूज़ करोगे, तो दोनों का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतना खास नहीं होगा। लेकिन अगर अलग से दोनों कॉपर मेटल को अगर तुम यूज़ करोगे एज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटर, तो वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब कॉपर दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन ब्रास एंड ब्रोंज। ठीक है, तो ये सवाल पूछता है, ठीक है, कि ब्रास किस चीज़ से बना हुआ है, ब्रास किसका एलॉय है, ब्रोंज किसका एलॉय है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो और भी दिया है, जैसे सोल्डर, उन लोग को बुक में देखना और भी एग्जाम्पल है, सोल्डर SOLDER, सोल्डर, ये किसका एलॉय है, देखना बुक में दिया हुआ है। ये बेसिकली है लेड एंड टी। ठीक है, लेड मतलब क्या है, PB, एंड टीन मतलब क्या है, SN। लेड एंड टीन दोनों का एलॉय है तुम्हारा क्या, सोल्डर, दोनों चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, तो ये पढ़ना होगा। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया एलॉय और एलॉय का एग्जाम्पल। उसके बाद तुम लोग का और एक सवाल पूछता है, एमलगम। ये एमलगम है क्या, देखो एमलगम बेसिकली एक एलॉय है। ठीक है, लेकिन एलॉय हम क्या बोले कि एलॉय एक होमोजेनियस मिक्सचर होगा, उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा मेटल रहेगा, या तो एक मेटल एक नॉन मेटल रहेगा, उसको बोला जाता है एलॉय। ठीक है, अब एमलगम क्या है, एमलगम भी एक एलॉय है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या मरकरी रहेगा। अगर
कोई भी एक मेटल अगर मरकरी हो जाता है एलॉय के अंदर, तो उस एलॉय का हम लोग क्या एमलगम बोलेंगे। तो बेसिकली एलॉय होता है दो मेटल का मिक्सचर, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा मेटल का मिक्सचर होगा। तो दो मेटल में से अगर कोई भी एक मेटल मरकरी होता है तो उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, एमलगम बोलेंगे। तो बेसिकली एमलगम इट इज़ एन एलॉय, लेकिन उनमें से एक मेटल को मरकरी होना होगा, ठीक है। मतलब हम लोग उसको हम मतलब एमलगम बोलेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इफ एन एलॉय कंटेन्स मरकरी, मरकरी का फॉर्मूला Hg है, ठीक है। इफ एन एलॉय कंटेन्स मरकरी, mercury as one of its components, as one of its components, it is called amalgam, उसको हम एमलगम बोलेंगे। तो बेसिकली एमलगम एक एलॉय है, ठीक है, लेकिन उस एलॉय के अंदर क्या एक मेटल को मरकरी होना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, एमलगम बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल क्या है, जैसे सोडियम मरकरी एमलगम, सोडियम मरकरी एमलगम, मतलब क्या, एमलगम तो एक एलॉय है, तो एलॉय के अंदर कौन सा दो मेटल है, सोडियम है और मरकरी है, मतलब एमलगम के अंदर मरकरी रहेगा ही रहेगा, दूसरा एक मेटल होगा और एक मेटल मरकरी होना ही होगा, तब उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, एमलगम बोलेंगे। तो सोडियम मरकरी एमलगम। और एग्जाम्पल है जैसे देखो सिल्वर मरकरी एमलगम, सिल्वर मरकरी एमलगम। तो ये दो एग्जाम्पल है, एक मरकरी होगा दूसरा सिल्वर है, इसलिए सिल्वर मरकरी एमलगम, और इसके अंदर मरकरी है दूसरा सोडियम है तो सोडियम मरकरी एमलगम। तो यही दो एग्जांपल है एमलगम का। तो बेसिकली एमलगम क्या है, ये भी एक एलॉय है, लेकिन डिफरेंस क्या है, एमलगम के अंदर एक मेटल को तुम्हारा क्या मरकरी होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो ये तो हो गया। अच्छा, दूसरा ये तो तुम्हारा चैप्टर यहाँ पे ही ख़त्म है, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके। थोड़ा सा और एक तो हम बता देते हैं, जैसे एलॉय पढ़ाए थे तो गोल्ड का एलॉइंग हम बता देते कि गोल्ड को कैसे एलॉय से किया जाता है, एलॉइंग ऑफ गोल्ड, ये थोड़ा बता देते हैं। देखो गोल्ड तो एक बहुत प्रेशस मेटल है ना, प्योर गोल्ड बहुत ही प्रेशस मेटल है, बहुत ही कीमती चीज़ है, ठीक है। तो प्योर गोल्ड ये बहुत ही क्या है, बहुत ही सॉफ्ट है। प्योर गोल्ड जो मेटल है ये बहुत ही सॉफ्ट है, ठीक है। तो ये इजीली क्या होगा, अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि ये टूट जाएगा, अगर गिर जाएगा कहीं से या कुछ हो जाए। तो प्योर गोल्ड का अगर ऑर्नामेंट्स हम लोग यूज़ करेंगे या रिंग्स वगैरह या पेंडेंट्स वगैरह यूज़ होता है तो बहुत ही टूट जाता है, बहुत ही सॉफ्ट है इसके वजह से। तो प्योर गोल्ड जनरली होता है क्या, 24 कैरेट्स का, 24 कैरेट्स प्योर गोल्ड। अब कैरेट्स क्या है, कैरेट्स एक क्या है, यूनिट है। जैसे हम लोग पढ़े ना कि डिस्टेंस का यूनिट की क्या होता है, मीटर होता है, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, उसके बाद वेट का यूनिट केजी होता है। वैसे ही गोल्ड का अगर हम यूनिट निकालेंगे तो गोल्ड का यूनिट हमेशा कैरेट होता है, ठीक है। अच्छा, तो प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट, ठीक है। लेकिन अगर प्योर गोल्ड का ऑर्नामेंट यूज़ होगा तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ऑर्नामेंट अगर गिर जाएगा कहीं पे तो वो टूट जाएगा, क्योंकि प्योर गोल्ड बहुत ही सॉफ्ट है। तो इसके वजह से क्या होता है, प्योर गोल्ड को हम लोग क्या करेंगे, इसका स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ किया जाता है। कैसे इसको स्ट्रेंथ को तुम इंक्रीज़ करोगे, बाई एलॉइंग यूज़ करके। मतलब क्या, प्योर गोल्ड के साथ किसी दूसरे एक मेटल हम लोग क्या मिक्सअप कर देंगे, तब क्या होगा, प्योर गोल्ड का जो स्ट्रेंथ है, जो हार्डनेस है, वो बहुत ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तब उसको तुम ज्वेलरी में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि तब वो गोल्ड क्या और सॉफ्ट रहेगा नहीं, जब उसको तुम दूसरे किसी मेटल के साथ मिक्सअप करके एलॉइंग कर दोगे, ठीक है। तो इसके वजह से इसके लिए क्या किया जाता है कि गोल्ड के साथ सिल्वर या तो कॉपर दोनों मिक्सअप किया जाता है। या तो सिल्वर मिक्सअप किया जाता है, ये सिल्वर है, या तो कॉपर, ये सिल्वर ये कॉपर, ठीक है। ये दो मेटल गोल्ड के साथ मिक्सअप किया जाता है, ठीक है। अगर गोल्ड के साथ ये दो मेटल तुम मिक्सअप कर दोगे, या तो सिल्वर या तो कॉपर, दोनों में से कोई भी एक मिक्सअप कर दोगे, तो जो तुम्हें गोल्ड मिलेगा ये बहुत ही हार्ड होगा, इसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तब इस गोल्ड को हम लोग क्या ज्वेलरी में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये गोल्ड अगर हाथ से गिरेगा तब टूटेगा नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ही हार्ड है, ठीक है। तो ये जो किया जाता है ना, जब तुम ऐसा करोगे तो प्योर गोल्ड का तो 24 कैरेट है, तो ये प्योर है, इसका इसका मतलब जो शाइनिंग प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये प्योर गोल्ड है इसके वजह से। लेकिन अगर तुम एलोइंग कर दोगे, दूसरे किसी मेटल के साथ मिक्सअप कर दोगे, तब जाके इस गोल्ड का जो नया गोल्ड प्रोड्यूस होगा ना, जो नया गोल्ड बनेगा, उसका प्योर गोल्ड की तरह शाइनिंग नहीं रहेगा, क्योंकि इस गोल्ड में ऑलरेडी क्या इम्प्योरिटीज़ मिक्सअप किया हुआ है। तुम एलोइंग किए हो, दूसरे किसी मेटल मिक्सअप किए हो, मतलब इसके अंदर क्या इम्प्योरिटीज़ है, तो इसके वजह से क्या इसका शाइनिंग थोड़ा सा घट जाएगा, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके वजह से तो जो नया गोल्ड तुम्हें मिलेगा आफ्टर एलोइंग, इस गोल्ड का होगा तुम्हारा 22 कैरेट,
प्योर गोल्ड 24 कैरेट था, इसका वैल्यू थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 22 कैरेट। समझ में आ रहा है बात? तो 22 कैरेट क्या है, उतना प्योर नहीं है जितना कि 24 कैरेट है, क्योंकि 24 कैरेट मतलब प्योर गोल्ड है और 22 कैरेट मतलब तुम्हारा प्योर गोल्ड नहीं है, इसके अंदर कुछ मिक्स है। क्या मिक्स है? या तो सिल्वर या तो कॉपर। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से गोल्ड का एलोइंग किया जाता है। तो सवाल पूछता है कि जब एलोइंग ऑफ गोल्ड किया जाता है तो कौन सा 2 मेटल यूज़ होता है, एक होता है सिल्वर, एक आता है कॉपर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना। तो हम लोग का ये चैप्टर मेटल नॉन मेटल ख़त्म हो गया। ठीक है, बहुत जो टॉपिक है सब कुछ टॉपिक हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना इसको, वीडियो देखोगे ऑल इन वन को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और पीछे जितना भी क्वेश्चन आंसर है ऑल इन वन में एनसीईआरटी फोल्डर करके देखना, बुक के पीछे दिया हुआ है, हर एक एनसीईआरटी फोल्डर क्वेश्चन आंसर को पढ़ोगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अलग से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह है नहीं, न्यूमेरिकल्स वगैरह अगर रहता तो हम उसको डिस्कस कर देते। तो क्वेश्चन आंसर जो भी है पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म, नेक्स्ट दिन हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।